नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। कुरुक्षेत्र से खबर आ रही है। कुरुक्षेत्र के ब्राह्म सरोवर तट स्थित गौड़िया मठ में चल रहे 3 दिवसीय विश्व वैष्णव समारोह समय समापन सत्र के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गीता का कर्म संदेश आज ही प्रासंगिक होने के साथ साथ देश की गौरवशाली विरासत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के अंदर आए संतों का स्वागत और अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि श्री प्रभुपाद हिंदू सनातन धर्म के मंदिर मठों को जो स्थापना की, उनकी शिक्षाएं व विरासत संभालने की जिम्मेदारी वो हमारी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मठ और मंदिर के साथ सांस्कृतिक विरासत के साथ सनातन संस्कृति के प्रचार केंद्र हैं और सनातन धर्म रुका नहीं है और ना ही रुकेगा। मुख्यमंत्री ने युवा पीढ़ी को संस्कृति का वाहक बताते हुए कहा है कि युवाओं को मठ से जोड़ा जाना चाहिए और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संतों की विचार धारा जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत। वहीं पर उन्होंने गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की भी बात कही है। तो वहीं पर सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले को लेकर अब एक नया मोड़ दरअसल निकलकर सामने आया है। गोवा का एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलकर सामने आया, जिसमें सोनाली फोगाट लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं पर उनका पीए सुधीर सांगवान सोनाली को संभालते हुए वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये वीडियो हत्या वाली रात से ठीक पहले का बताया जा रहा है और कुछ और भी लोग सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर अब गोवा पुलिस आगे की जांच करती हुई भी नजर आ रही है। टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं और हिसार के ऋषिनगर शमशान घाट के अंदर सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं पर सोनाली की बेटी यशोधरा ने भी अपनी मां की अर्थी को कांधा दिया है और परिवार सोनाली की मौत के मामले पर सीबीआई जांच करता हुआ नजर आएगा और मांग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर सोनाली के अंतिम संस्कार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई भी पहुंचते हुए नजर आए और इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सोनाली का जाना उनका व्यक्तिगत नुकसान है। सोनाली जी के अकस्मात निधन का बहुत ही अफसोस है और आज देखिए किस प्रकार से उसका लोगों की उनके प्रति श्रद्धा थी, इतनी भारी भीड़ आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आई है। और इस दुख की घड़ी में मैं और मेरा परिवार पूरे तरीके से सोनाली जी के परिवार के साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दें। है वो शामिल होने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट का जाना मेरा व्यक्तिगत नुकसान है और सीबीआई की अगर परिवार वाले मांग कर रहे हैं तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में अब आरोपी सुखविंदर सांगवान के परिजनों ने भी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर ली है और चरखी दादरी जिले के गांव मांदलो के रहने वाले सुखविंदर सांगवान का भी नाम इसमें शामिल आ रहा है। सोनाली की हत्या के मामले अब दरअसल निकलकर सामने आ रहे हैं और इस पर परिजनों का उनका कहना है कि सुखविंदर आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स नहीं है। सुखविंदर सांगवान सैनिक परिवार से ताल्लुक रखता है और सुखविंदर सांगवान के पिता खेती-बाड़ी का काम किया करते हैं। सुखविंदर सांगवान के दादा सूबेदार मेजर से रिटायर हो चुके हैं और इनके चाचा जम्मू के राजौरी में 2002 के अंदर शहीद हुए थे। सुखविंदर के परिवार ने अब उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और उन्होंने कहा कि वो इस प्रवृत्ति का शख्स नहीं है। जो भी उन्होंने मानी है बात, उसकी पूरी तरह से हमारी जांच की जाए। ऊंचे लेवल पे हमारी जो भी है, हम जांच की मांग करते हैं। हमें अभी तक भी इस बात का यकीन नहीं है कि सुखविंदर इस तरह का कोई काम कर सकता है, तो हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। दादा का, परदादा का, सड़दादा का बहुत बढ़िया रहा है, लड़का बहुत बढ़िया है। यहाँ गांव में उसके कोई लाग लपेट नहीं है। यहाँ पूरा गुआंड में और गांव में किसी से भी पता करो आप, कोई भी मतलब लाग लपेट नहीं है उसके।
तो कदे उल्टा सीधा काम नहीं करे, राई गयो, राई खेला कूदी को चाह तो बेटे छोटो सो काम करने लगे तो कोई बड़े काम में कोई नहीं उगेड़ियो, कोई नहीं मेरे बेटे ना चार बाबा को भाई कर को जिम्मेदार। अब तो जमींदार मान से काम करे तो मारे बेटे पाड़ फूड़ को काम करे तो कोई बड़े बेटे ही कदे शिकायत नहीं आई, या बेटे मेरे को नहीं किसी ने फंसाया सा क्या करे हमारे बेटे साथी। तो वहीं पर लंबी वायरस के संक्रमण को लेकर करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था के अंदर पशुपालकों ने न घबराने और अपील करते हुए कहा है कि पशुपालक अपने पशुओं को स्वस्थ और साफ सफाई का खासा ध्यान रखें और किसी भी तरह की समस्या होने पर अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें। संस्था ने दूध के अंदर वायरस को लेकर एडवाइजरी भी जारी करते हुए कहा है कि आम जनता को इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और साथ ही संस्था के निदेशक डॉक्टर MS चौहान ने भी सभी लोगों से दूध को उबालकर पीने की सलाह देते हुए कहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दूध उबालने के बाद उसमें वायरस का कोई भी खतरा नहीं रहता। 2-3 दिन के उपचार के बाद ये पशु ठीक हो जाते हैं और इस बीमारी की वैक्सीन आ चुकी है। उन्होंने कहा कि गोटपाक नाम की वैक्सीन जो है वो गौवंश की बीमारियों को काफी कारगर सिद्ध हो रही है और इसके इस्तेमाल से संक्रमण का खतरा नहीं रहता। डॉक्टर चौहान ने यह भी बताया है कि लंपी त्वचा बीमारी से पशुओं को 2 या 3 दिन तक बुखार रहता है और नाक से पानी निकलता हुआ नजर आता, चमड़ी पर गाढ़े गड्ढे पड़ जाते हैं और वो फूटते हुए नजर आते। इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर हो तो जो सही पशु हैं उनसे दूर इन पशुओं को रखना चाहिए। जो लंपी स्किन डिजीज है वो हमारे जो गाय हैं उनमें देखा गया है और उसमें हम लोगों ने देखा है कि उसमें एक बाहर से एक फोड़े से हो जाते हैं जिसको, और उसमें वो थोड़ा सा कई बार ये पकने लग जाते हैं और उसके साथ साथ हमारे जो जिसमें ये बीमारी हुई है वो 2-3 दिन उसको बुखार आता है। तो बुखार के कारण हमारे जानवर कई बार घास खाना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं। तो जी डेयरी में हम बिल्कुल सफाई रख रहे हैं, 2 टाइम सफाई बिल्कुल डिटॉल से धोते हैं, जगह वगैरह भी वैक्सीन वगैरह सारी लगवा रखी है। वैसे आज अभी तक हमारे भगवान की दया से कुछ नहीं ऐसा पशुओं से भी बिल्कुल ठीक है। वैसे दूध वैसे उबाल के पियो बेहतर है। जैसे जानवर है इनको थोड़ा सा घुमाओ फराओ, धूप में भी इनको थोड़ा सा बाहर की भी हवा लगे। देखो जी हम डेयरी में साफ सफाई रखी हुई है, पूरी वैक्सीन हमने लगवा रखी है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो यही कहेंगे कि अपनी डेयरी में साफ सफाई रखो, जानवरों को वैक्सीन लगवाओ, इससे बीमारी नहीं आएगी। हाँ, उबाल के रखो, उबाल के पिलाओ दूध सबको। तो वहीं पर अंबाला के बलाना गांव के अंदर एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैलती हुई नजर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि पूरा परिवार रात को खाना खाकर सोया था लेकिन सुबह सभी लोग मृत पाए गए। मृतक के पड़ोसियों ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि जब उनके घर से किसी के न निकलने और दरवाजा नहीं खुलने की बात सामने आई तो मृतकों के रिश्तेदारों को सूचना दी गई और सूचना के आधार पर मृतकों के रिश्तेदार वहां पहुंचते हुए नजर आए। दरवाजा खोला तो देखा दोनों पति पत्नी और उनके बच्चे जो हैं वो मृत पड़े हैं और मृतक के रिश्तेदारों ने इनकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी है और मामले की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। घटना क्या, जिनकी बेटी का फोन आया था साइड में पड़ोसी के पास, नरेश कुमार है जी। तो भी मेरे मम्मी डैडी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो भी जाके देखो क्या बात है। तो उन्होंने दरवाजा खड़काया, कोई नहीं बोला जी, खड़काया कोई नहीं बोला। तो वो मेरे पास आ गई, मेरे घर भी पास सामने है जी, दरवाजा नहीं खोल रहे क्या बात है। तो वहां चलो देखते हैं जी। तो हमने भी खड़काया, खुला नहीं है। तो जैसे कि वहां सीढ़ी से ऊपर चढ़ के अंदर गया जी, मैं दरवाजा खोला तो दोनों बेड पे पड़े थे जी। इस मौके पहुंच गए और यहाँ आकर देखा तो एक ही परिवार के 6 लोग हैं, जिसमें मंगत राम जी है, उनकी पत्नी है संगत राम और उनकी पत्नी है और उनका बेटा सुखविंदर की वाइफ और 2 छोटे बच्चे हैं जो भी मृत हालत में है। और हमने सीना क्राइम टीम को बुलाया है अभी, और अभी आ जाएंगी, उसका पूरा मुलाजा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो भी सच्चाई आएगी आपके सामने आपको बता देंगे।
तो वहीं पर चरखी दादरी के रोज गार्डन के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी के तत्वाधान के अंदर सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें चिराग योजना को बंद करने और अनुसूचित जाति के बैकलॉग पदों को भरने की मांग रखी गई है। इस अवसर पर रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई और चरखी दादरी शहर के अंदर रोष प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ललित चौहान ने बताया है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देती नजर आ रही है और सरकार चिराग योजना के तहत स्कूलों में पदों को समाप्त करने का कार्य कर रही है। तो वहीं पर बहुत ये निंदनीय काम है और इसी दौरान शहर के अंदर प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ हरियाणा सरकार द्वारा जो चिराग योजना चलाई जा रही है और जिसके तहत शिक्षा का व्यापारीकरण और निजीकरण किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, हम इस जो है ना व्यवस्था का पुरजोर विरोध करते हैं। हरियाणा सरकार की इस योजना का विरोध करते हैं। तो वहीं पर चरखी दादरी जिले के अंदर अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 44 स्पेशल पुलिस ऑफिसरों की भर्ती की जाएगी और इसी को लेकर 27 अगस्त से 29 अगस्त तक आवेदन किए जाने। वहीं डीएसपी मुख्यालय वीरेंद्र सिंह ने यह बताया है कि इन अफसरों का चयन करने की जो प्रक्रिया है, इनकी टीम अलग बनाकर इनकी फौज बनाई जाएगी और जिले के अंदर तैनात किया जाना। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिले के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग की तरफ से विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने यह बताया कि स्पेशल ऑफिसरों की भर्ती होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी और कानून व्यवस्था भी सुधरती दिखाई देगी। चरखी दादरी में अगले कुछ दिनों में हम एसपीओ की भर्ती करने जा रहे हैं, जिस संबंध में इस जिला में 44 पोस्ट वेकेंट हैं। उन पोस्टों पर हम जो सेना रिवृत्त हुए कर्मचारी हैं या सीआरपीएफ, बीएसएफ या एचएसआईएसएफ से जो रिटायर हुए व्यक्ति हैं, उनको लेंगे। एज की जो प्रायोरिटी है वो 25 साल से 50 साल तक रहेगी। फरीदाबाद के ढकोला गांव के अंदर एक भतीजे ने अपने चाचा को तेज धार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी है और बताया यह भी जा रहा है कि चाचा और भतीजे के अंदर लाखों रुपए के लेन देन और जमीनी विवाद के चलते झगड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसमें गंभीर चोट लगने के चलते चाचा की मौत हो गई है और मृतक के साले और ससुर के मुताबिक विक्रमादित्य का अपने भाई, भाभी और भतीजे से लाखों रुपए का लेन देन और जमीन को लेकर विवाद चलता नजर आया। इसी के चलते उनका झगड़ा बढ़ता गया और जब वो अपने खेत पे काम करने के लिए गया हुआ था तो उसके भाई, भाभी और भतीजे से कहासुनी हो गई। इस दौरान विक्रमादित्य के भतीजे अभिषेक ने उसके सिर के ऊपर तेजधार हथियार से हमला कर दिया और उसके बाद उसे गंभीर चोट आई। गंभीर चोट आने के बाद घायल विक्रमादित्य को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया। कल इनकी थोड़ी हाथापाती हुई। आज सुबह जब ये खेत पर गए थे जहाँ पे वो रहता है अभिषेक, तो वहाँ पे इनके पापा और इनकी मम्मी और अभिषेक ये तीनों एक साथ बैठे थे और अपने भैया से, इससे चाचा से लड़ने लगे। तो जैसे ही आपस में गुत्था पहनना हो रहा था तो पीछे से अभिषेक ने कोई पहना तेजधार हथियार उनकी सिर में मार दिया और उनकी वहीं पे मूर्छित होकर गिर गए। तो वहीं पर महेंद्रगढ़ के गांव वसई के अंदर समस्याओं से परेशान होकर समाज सेवी शैतान सिंह के नेतृत्व के अंदर गांव वसई के ग्रामीणों ने अंबेडकर चौक पर महेंद्रगढ़ के अंदर आमरण अनशन किया है और समाज सेवी शैतान सिंह ने यह बताया है कि वसई गांव के समस्त ग्रामीणों के द्वारा गांव की सभी समस्याओं के बारे में बीडीओ, एसडीएम तथा उपायुक्त को 2 साल से अवगत कराया जा रहा, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आया और समस्या के ऊपर ध्यान तक नहीं दिया गया। इलाके के अंदर कूड़े के ढेर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके कारण गांव के अंदर पशुओं और ग्रामीणों में दिन प्रतिदिन बीमारियां फैलती जा रही। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि जब तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा उनकी परेशानियों का निराकरण नहीं किया जाता है तब तक आमरण अनशन जो है वो जारी रहेगा।
ये हमारे गांव की समस्या है जी। बसी गांव में पहले तो जो गंदगी पड़ी है 2 महीने से उठी नहीं है। नालियों घरों के आगे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी नहीं उठी है। एक जो पानी का नाला से वो टूट चुके, वो पानी सारा अस्पताल आंगनबाड़ी सब भरा खड़ा है। 4-4 वाले पशुओं को पीने का मतलब उपचार के लिए बिचर जा रहा है। डॉक्टर तो आगे कोई नहीं, कोई डॉक्टर को कोई नहीं। बसई गांव की समस्याओं को लेकर आज शैतान सिंह आमरण अनशन पे बैठे हैं। इससे पूर्व शैतान सिंह ने माननीय एसडीएम साहब, माननीय डीसी साहब को ज्ञापन देके, लिखित में लेटर देके अवगत कराया कि गांव की 25 वर्ष पुरानी समस्याओं को पूरा किया जाए, समाधान किया जाए, नहीं तो मैं पूरे गांव के साथ आमरण अनशन पे बैठूंगा, भूख हड़ताल पे बैठूंगा। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में इन दिनों सीवर के गंदे पानी की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से सीवर का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से पूरी गली के अंदर पानी भरा हुआ है। इसकी वजह से लोगों को यहां काफी निकलना दूभर होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही निकलने वालों के साथ हादसे भी हो चुके हैं, जिसमें एक के हाथ तो दूसरे के पैर में चोट आ चुकी है। और वहीं पर लोगों का यह भी कहना है कि कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की जा चुकी है, लेकिन निगम के अधिकारियों के कान के ऊपर जू तक नहीं रिंग रही। वहीं लोगों का यह कहना है कि इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद से भी की गई है, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और 1-1.5 महीना से समस्या है सीवर की। और 1 महीना पहले हमारे गली में भी हुई थी। मैंने कम से कम कॉम्प्लेक्स से 10 चक्कर काटे, यही हिसाब से मिला। आखिर 10-15-20 दिन बाद पत्रकार साहब ने हेल्प करी, जब जाकर वो लाइन खुली। और एक बार तो मैं पानी बोतल में भर के सीवर का और जेई साहब के पास लेके गया, मैंने कहा आप इसको टेस्ट करो, पी के देखो, ये पानी आ रहा है हमारी गली में। मतलब ये समस्या है। आज हमारी मशीन आ रही है, बड़ी मशीन सुपर सकट, जो आदमी गोता मार के अंदर घुसते, आगे से कोई ब्लॉकेज नहीं। अच्छा, हाँ। देखो ये तो ऐसा अंधा है, ये तो सीवर का काम। इसमें जब तक पता नहीं चलता तो जब तक होता नहीं। अब लड़के देखेंगे अंदर घुस आके, अभी देखो क्या पता चलता लाइन का कहाँ से बिल। परेशानी ये आ रही है कि चावला कॉलोनी में गली में पानी भरा हुआ है, 1 महीने से ऊपर हो गया है और सीवर का पानी आया हुआ है, सारा सीवर में ओवरफ्लो हो रहा है। और सीवर का ओवरफ्लो होने से घर में गंदा पानी पीने में जा रहा है। कोई प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इसकी बार बार कई बार शिकायत हम कर चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, जवानी बोल चुके हैं एसडीओ को, कोई नहीं सुनकर आ गई है। आते हैं, देखा आज करेंगे कल करेंगे, गाड़ी आएगी, गाड़ी हमारे पास इंतजाम नहीं है। गाड़ी कह रहे गाड़ी आने वाली, कोई गाड़ी 1 महीने गाड़ी कोई नहीं आई है। तो वहीं पर चरखी दादरी जिले के गांव झुझू कलाहा के अंदर अभिषेक सांगवान ने ईरान के अंदर आयोजित एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप के अंदर कांस्य पदक के जीतने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और सम्मान समारोह के अंदर ग्रामीणों ने अभिषेक के सांगवान का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कांस्य पदक के विजेता सांगवान का खाप पंचायत 13 की तरफ से जो है वो पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया और इसी अवसर पर अभिषेक के सांगवान ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल के अंदर रुचि रखते हुए उन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया और कांस्य पदक जीतने पर ग्रामीणों के द्वारा जो मान सम्मान दिया गया है वो बहुत ही गौरव का पल है। बहुत ही गर्व हो रहा है मुझे और गांव वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे आए, मेरे लिए इतना टाइम निकाला नहीं उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। माँ बाप का भी फुल सपोर्ट था और सबका ही सपोर्ट था, गांव वालों का भी सबका ही सपोर्ट था। ये मेरी चिड़ी, मेरा गेम में इंटरेस्ट में था, वॉलीबॉल में था। मैं पहले चांदा खेलता था, फिर मेरा साई कुरुक्षेत्र में सिलेक्शन हो गया, वहां से मैंने इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता कि गांव समाज ने जो मान सम्मान, जो इज्जत, जो प्यार दिया है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं तो बेटे से उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह खेल के देश का और समाज का और गांव का नाम रोशन करे और भी बच्चों को इससे प्रेरणा मिले ताकि आगे चलकर भविष्य में देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छी प्रेरणा, अच्छा गोल्ड मेडल लाके और बच्चों को भी प्रोत्साहित कर सकें। बस क्या कहूँ जी, इतनी खुशी हो रही है कि बस पूछो ही मत ना। और बेटे ने जो खुशी करी इसके लिए बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया मालिक का, सतगुरु का, मेरे दाता।
गणेश चतुर्थी को लेकर शहर के अंदर लगातार तैयारियां चरम सीमा पर हैं। कोरोना महामारी के बाद इस साल मूर्तिकारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। करनाल के कारीगिरों की तरफ से तैयार की गई भगवान श्री कृष्ण की भव्य और दिव्य प्रतिमा करनाल के साथ साथ अलग स्थानों पर विराजमान होगी और इन कलाकारों की बनाई इस मूर्ति को लेकर लोगों के अंदर काफी खुशी देखने को मिल रही। आपको बता दें कि 31 अगस्त को करनाल के घरों के अंदर विघ्नहर्ता विराजमान होंगे और क्या कुछ खास होगा, इस खास रिपोर्ट से समझिए। इस बार 31 अगस्त को गणपति पूजा का भव्य आयोजन होगा। इसको लेकर भक्तों में उल्लास है। कोरोना ने पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल कर रख दिया। कोरोना के समय लगे लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगियों पर गहरा और विपरीत असर डाला। हालात ऐसे थे कि त्योहारों के मौके पर भी लोग घरों में बंद रहे। वहीं जैसे ही हालात ठीक हुए, कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को हटा दिया गया। साथ ही त्योहारों को लेकर भी छूट दे दी गई। इसी छूट के साथ इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने की तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार गणेश चतुर्थी का त्योहार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी पूजा आ रही है, वो 31 तारीख को पूजा है इसकी, इसी महीने में। लोग अपने में श्रद्धा से कोई बड़ी भी ले आता है, कोई छोटी भी ले आता है, जो अपनी मांग होती है ना वही करते हैं लोग। बाकी हमारा एक साल में एक ही बार त्योहार आता है इनका। तो हमारा को मूर्ति बनाते हम 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं, पहले से बनाने लग जाते हैं मूर्ति। तो भाई अभी 4-5 महीने पहले मूर्ति बनाना स्टार्ट करते हैं। नए फर्मे बनाते हैं, फिर मूर्ति तैयार करते हैं हम, रात दिन बन के इसमें, मतलब बच्चे छोटे बड़े सब लगते हैं इसमें। ऐसा जो हमारे बचपन से मूर्तियाँ बनाते आ रहे हैं हम, ऐसा हम छोटे छोटे भी थे जब भी मूर्तियाँ बनाते थे। हमारे परदादे सारी माँ बाप सब मूर्ति का काम करते थे। फिर शादी भी हो गई, सर हमारे पति भी यही काम करते हैं। इस बार पूरे 3 साल बाद गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे लेकर करनाल में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गई है। गणेश चतुर्थी को लेकर मूर्तिकारों ने तैयारियां लगभग 6 महीने पहले ही शुरू कर दी थी और अभी भी गणेश जी की मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। लोग दूर दूर से गणेश भगवान की मूर्ति खरीदने के लिए आ रहे हैं। वहीं इस बार मूर्तिकारों के चेहरों पर खुशी जरूर झलक रही है। तो वहीं गणेश उत्सव को लेकर आम लोगों के बीच खासा उत्साह देखकर मूर्तिकारों में भी ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस बार महंगाई का असर भगवान गणेश की मूर्तियों पर भी दिख रहा है। हम मूर्ति लेने आए आज और हमें मतलब आज 12-13 साल हो गए। मैं मायके से ही सीख के आई हूँ। 4 साल मुझे यहीं पे लाते हुए हो गए हैं। अब मुझे फिर से हो रहा है कि कहीं ना कहीं से अच्छी मूर्ति मिले, बहुत सुंदर, जिसे हम एक मेहमान की तरह हम रखते हैं, पूरे मेहमान की तरह। पूरी सारा दिन सेवा करना सब कुछ है, तो उसमें ज्यादा खुशी होती है कि हमें अच्छे से अच्छी जैसे लेकिन गेस्ट की सेवा करते हैं, उस हिसाब से हमें बुलाना है, करना है। गणेश जी की मूर्तियाँ देखने पहुंचे, गणेश जी की मूर्तियाँ देखने पहुंचे। तो गणेश चतुर्थी आ रही है। पहले तो हम जल्दी ले आते थे, बट इस बार तो करनाल में सर थोड़ा सा मिल नहीं रही है, बहुत मुश्किल हो रही है ढूंढने में। पहले तो लोग ले आते थे, पहले रेडी करके रख देते थे। कई जगह होते थे झुग्गी वाले जो रेडी कर देते थे। इस बार तो सर बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, 1-2 जगह इसलिए मिल नहीं रहे हैं। अब गणेश चतुर्थी पास थी तो अब हम सोचे थे कि गणेश जी रखते हैं अपना, उनका अपना 9 दिन का रखने का हमारा मन था। पहले ये था भी जैसे मुंबई साइड वगैरह साइड हमने देखा था, ज़्यादा होता था ये। अब बॉन्डिंग तो कोई रही नहीं, अब तो सभी जगह सभी धर्मों को लोग मानते हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम भी यहाँ रखते हैं। पिछली बार जो हमने रखे थे यहीं से ले गए थे और बहुत बढ़िया रहा, सभी लोग इकट्ठे रहे। वहीं कारीगर राजू ने बताया कि लगभग 20 से 25% तक मूर्तियाँ महंगी हो जाएगी। मूर्तिकार अलग अलग डिजाइन और पैटर्न में गणेश प्रतिमा का निर्माण कर रहे हैं। बाजार में 8 इंच से लेकर 10 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। इस साल कच्चे सामान जैसे मिट्टी, लकड़ी और बांस के दाम बढ़ने के कारण मूर्तियों की लागत भी बढ़ गई है। इस बार कोरोना संक्रमण का असर कम होने से बाजार में लगभग 9 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं उतारी जाएंगी। हर खबर के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।